हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का पीएमएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए इसको दो पार्ट में करना पड़ा। पार्ट एक ये है और पार्ट दो कुछ दिनों में आप लोग के पास पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध क्या है? प्रथम विश्व युद्ध में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका परिचय। प्रथम विश्व युद्ध क्या है, इसको विश्व युद्ध क्यों कहा गया है, इसके क्या कारण, फिर उसके बाद देखेंगे क्या कारण है प्रथम विश्व युद्ध के, इसके क्या परिणाम निकल के आए, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि पेरिस सम्मेलन के बारे में हम पढ़ेंगे। पेरिस सम्मेलन क्या है और ये पेरिस सम्मेलन कहाँ तक उत्तरदायी था द्वितीय विश्व युद्ध के लिए, ये भी हम इस सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए प्रथम विश्व युद्ध का हम थोड़ा परिचय लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। देखो नाम से ही क्लियर है कि वर्ल्ड वार इसे कहा गया है। बहुत सारे युद्ध के नाम होते हैं ना, इसका भी नाम है वर्ल्ड वार। दुनिया की लगभग 80% आबादी इसमें इन्वॉल्व थी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। लगभग सभी महादेश इसमें इन्वॉल्व थे और कई दर्जन राष्ट्र इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व थे। 30-32 से अधिक राष्ट्र इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व थे। बहुत का नाम तो हम पढ़ते भी नहीं है और जानते भी नहीं है। और इस विश्व युद्ध में बड़ी पैमानों पर संसाधनों की क्षति हुई। इस युद्ध में बड़े पैमाने पे ह्यूमन रिसोर्सेज को नुकसान हुआ, मानव संसाधन की क्षति हुई। इन सब दृष्टिकोण से भी एक अभूतपूर्व घटना थी ये। अब तक जितने भी युद्ध हुए सबसे ज्यादा घातक हथियारों का इस्तेमाल ये प्रथम विश्व युद्ध में ही हुआ। युद्ध के बाद दुनिया के पैमाने पे जो फेरबदल इस युद्ध के बाद हुए, ऐसा फेरबदल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ नहीं तो बहुत कम ही होते हैं। तो एक तरफ से हम लोग की विकास यात्रा में टर्निंग पॉइंट भी है ये, ठीक है। तो इन सब कॉन्टेक्स्ट में हम इसे विश्व युद्ध कहते हैं, इसीलिए ये विश्व युद्ध कहा जाता है। अब हम कारणों की बात करें अगर, तो आपको आइडिया तो सबको होगा कि इसमें एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए जो कि 1917 में आया था, और रूस 1917 से, ये 1917 में बाहर हो जाएगा। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की, ये सब थे। अब इसमें हम देखें तो इनके पीछे कौन कौन से कारण थे, क्या क्या कारण थे द्वितीय विश्व युद्ध के। कारण में हम सबसे पहले इसमें देखेंगे उपनिवेशों को लेकर क्या प्रतिस्पर्धा थी यूरोपीय राष्ट्रों के बीच, प्रतिष्ठा का प्रश्न, गुटबंदी, सैन्यवाद और सारायो हत्याकांड, जो कि एक तात्कालिक कारण इस विश्व युद्ध का बना। प्रथम विश्व युद्ध का इसको हम एक तरह से तात्कालिक कारण भी कह सकते हैं। इसी के बाद प्रथम विश्व युद्ध अपने घातक रूप को धारण कर लेता है। तो इसको हम एक तरह से प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण भी कह सकते हैं। उपनिवेशों को लेकर प्रतिस्पर्धा। प्रथम विश्व युद्ध के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच निवेशकों को लेकर के प्रतिस्पर्धा। औद्योगिक क्रांति, विशेषकर द्वितीय औद्योगिक क्रांति के पश्चात बाजार, कच्चे माल, पूंजी निवेश इत्यादि के लिए उपनिवेशों को लेकर तीव्र प्रतिस्पर्धा हुई यूरोपीय राष्ट्रों के बीच में। इस प्रतिस्पर्धा ने कई बार बड़ी शक्तियों के बीच तनाव व युद्ध की स्थिति उत्पन्न की, तो कभी क्षेत्रीय युद्ध भी हो गए। अक्सर युद्ध चलता रहा और बड़ी शक्तियों के बीच असंतोष पनप रहा था। इसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध रूपी व्यापक विस्फोट में हुई। तनाव या टकराव के अगर हम उदाहरण देखें तो अफ्रीका में ट्यूनीसिया को लेकर फ्रांस एवं इटली में तनाव था। उसके बाद मोरक्को के मुद्दे पर एक तरफ जर्मनी तो दूसरी तरफ ब्रिटेन एवं फ्रांस था। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश नीतियों का जर्मनी के द्वारा विरोध भी। इसी प्रकार एशिया प्रशांत में भी साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा थी। कुछ क्षेत्रीय युद्ध के उदाहरण अगर देखें तो बोवर युद्ध, इटली व इथोपिया के बीच युद्ध, चीन जापान एवं रूस जापान युद्ध।
ठीक है। अब इसमें देखो समस्या क्या थी, बाजार और व्यापार को लेकर एक असमान व्यवस्था थी, राजनीतिक विवादों के समाधान के लिए कोई मंच नहीं था, एक ही रूल था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि एक ही यहाँ पे रूल था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। औद्योगिक राष्ट्र है सबके सब, सबके पास क्षमता जबरदस्त है, नौसेना है, हथियार है, सबके पास शक्ति है। जब सबके पास शक्ति है तो सबके पास ऐंठन भी होगी, और बड़ी बड़ी शक्तियां नई नई शक्तियों को बार बार दबा दे रही हैं। उनके मन में असंतोष भरता जाएगा कि भाई हमें न्याय कब मिलेगा। कोई आर्थिक मंच तो था नहीं, कोई राजनीतिक मंच तो था नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहीं पे यही एक काम चल रहा था। सब अपनी अपनी लाठी को मजबूत करने में लगे हुए थे कि हम भी भैंस हाँक लेंगे, और जब हाँकने जाते थे तो कोई मजबूत लाठी उसे पीछे कर देती थी। बहुत बड़ा रीजन माना गया है उपनिवेशों को लेकर प्रतिस्पर्धा, जिसने 70 से 14 तक हमेशा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव 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 और लगातार तनाव का वातावरण हो तो कोई भी छोटी मोटी चिंगारी घटना युद्ध का माहौल कर देगी। कोई भी अगर बात चारों तरफ तनाव का वातावरण रहेगा तो छोटी मोटी चिंगारी क्या करेगी, घटना युद्ध का माहौल पैदा कर देगी वहां पे। तो ये था उपनिवेशों को लेकर के क्या प्रतिस्पर्धा थी यूरोपीय राष्ट्रों के बीच। इसके बाद प्रतिष्ठा का प्रश्न। प्रतिष्ठा का प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिष्ठा का प्रश्न हमेशा से ही महत्व रखता रहा है। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व कुछ दशकों को देखें तो अलग अलग कई अवसरों पर बड़ी शक्तियों के प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, और इससे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी तनाव बना रहा। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो प्रसा फ्रांस युद्ध, और ये गलत लिखा है, प्रसा फ्रांस युद्ध या सीरान के युद्ध, ये सीरान आप लोग कर लीजिएगा। सीरान के युद्ध में जिस प्रकार बिस्मार्क ने फ्रांस को अपमानित किया था, उस अपमान को कभी नहीं भूला और हमेशा प्रतिशोध के अवसर का इंतजार करता रहा। ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण, बाल्कन क्षेत्र में रूस व तुर्की, ये रूस व तुर्की के बीच थोड़े थोड़े अंतराल पर युद्ध एवं ब्रिटेन की तुलना रूस को बार बार पीछे हटने के लिए बाध्य करना, एक प्रकार से रूस का क्या था, अपमान ही था। मोरक्को संकट दौरान जर्मनी का पीछे हटना भी जर्मनी के लिए अपमानजनक था। 1908 में बोस्निया संकट के दौरान भी रूस को अपमानित होना पड़ा। ठीक है। उपरोक्त मुद्दों को लेकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अस्थायी तौर पर तनाव का वातावरण बना हुआ था, और युद्ध के दौरान इन तनाव ने भी विस्फोटक रूप धारण किए। ये प्रतिष्ठा का प्रश्न, इन सब के लिए अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान, ये भी इसका एक प्रश्न बना हुआ था। फिर ब्रिटेन, इसमें देखो क्या था कि इसमें ब्रिटेन कभी नहीं चाहता था कि नौसैनिक के रूप में कोई और मजबूत हो उससे ज्यादा, ये हमने पहले ही बताया। ब्रिटेन की उस समय नौसेना सबसे मजबूत थी, उसी के आधार पर उसने कई राष्ट्रों में अपनी कॉलोनी बनाई हुई थी। इतने सारे इश्यू चल रहे हैं। अब नौसेना का संबंध अर्थव्यवस्था से भी है, उपनिवेश से भी है, प्रतिस्पर्धा से भी संबंध है। मैं रहूं ये मुझसे आगे ना रहें। आर्थिक घटनाएं राजनीतिक भी हो जाती हैं। हर घटना का संबंध तो हमारे ही जीवन से होता है ना।
इसके लिए हम कारण को बांटे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आर्थिक और राजनीतिक को जोड़ नहीं सकते हैं। राजनीतिक को समाज से नहीं जोड़ सकते, सब आपस में इंटररिलेटेड हैं। कभी भी इस बात को ध्यान में रखना है। ये जो जोड़ना है ना, ये बुद्धिजीवियों वाली कला है जो आपको सीखनी है। इसके बाद हम देखते हैं गुटबंदी। अब गुटबंदी कितना उत्तरदायी थी, कहां तक इसके कारण से विश्व युद्ध हुआ। बिस्मार्क ने एकीकरण के पश्चात जर्मनी की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ऑस्ट्रिया एवं इटली से क्रमशः 1879 से 1882 में एक गुप्त सैन्य संधि की और ट्रिपल अलायंस का निर्माण किया। 1890 के दशक में जब यूरोपीय राष्ट्रों को इसकी जानकारी मिली, तो इसकी प्रक्रिया में एक प्रतिगुट का निर्माण होने लगा। 1894 में फ्रांस एवं रूस के बीच संधि हुई। 1904 में ब्रिटेन एवं फ्रांस तथा 1907 में ब्रिटेन एवं रूस के बीच। 1894 में किसके बीच में संधि हुई थी? फ्रांस और रूस के बीच में। फिर 1904 में ब्रिटेन और फ्रांस के साथ संधि हुई और 1907 में ब्रिटेन और रूस के बीच में संधि हुई। यह संधियां व्यापारिक क्षेत्रों व क्षेत्रीय विवादों के समाधान के लिए की गई थी, ना कि सैनिक संधि थी। ठीक है, ये जो संधियां थी ये किसके लिए की गई थी? व्यापारिक क्षेत्रों व क्षेत्रीय विवादों के समाधान के लिए ये संधियां की गई थी। अब 1894 में क्या था? रूस और फ्रांस ने संधि करने का क्या, अब ये 1894 में जो रूस और फ्रांस ने संधि किया, इसका क्या मकसद था? व्यापार और निवेश। जब तक बिस्मार्क था ना, तब तक रूस और फ्रांस में दोस्ती नहीं हुई, बट रूस को ये पता चल गया था कि बिस्मार्क ने ठग लिया है उसे। 1904 में क्या हुआ? जैसे मान लो ब्रिटेन ने कई सारे क्षेत्रों में फ्रांस को मान्यता दे दिया। अफ्रीका में ब्रिटेन ने क्या किया? कई सारे क्षेत्रों पर फ्रांस को मान्यता अफ्रीका में दे दिया। तो फ्रांस ने भी मान लिया कि मिस्र तुम्हारा है। तब परस्पर एक तरह से समझौता कर रहे हैं ताकि विवादों को निपटाया जाए। हालांकि प्रतिगुट के निर्माण से एक परस्पर अविश्वास व संदेह का वातावरण निर्मित होने लगा था। किसी भी गुट के कार्य को दूसरे गुट द्वारा संशय की नजरों से देखा जा रहा था। संशय की नजरों से किसी एक गुट का कार्य किसी दूसरे गुट के द्वारा संशय की नजरों से देखा जा रहा था। अब ये सब जो संधियां कर रहे हैं, क्या ये सब गुट ही बन गया? ये रही गुटबंदी। तो एक बात और यहाँ ध्यान रखने वाली है कि गुटबंदी के कारण ही युद्ध नहीं हुए हैं। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, हर कारण तनाव को बढ़ा रहा है। अब देखो 1908 में बोस्निया संकट हुआ था, याद है ना? ऑस्ट्रिया ने बोस्निया पर कब्जा किया था। ब्रिटेन और फ्रांस से रूस की संधि हो गई। ठीक है, रूस ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मांग की, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने समर्थन उस समय नहीं किया था। ऐसा नहीं कि गुटबंदी अनिवार्य है, लेकिन हाँ, एक दूसरे के कार्य को संशय की नजरों से जरूर देखा गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग सैन्यवाद पे। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चाहे प्रतिष्ठा का प्रश्न हो या फिर उपनिवेशों को लेकर प्रतिस्पर्धा या फिर गुटबंदी, ये गुटबंदी है, गुटबंदी सभी प्रश्नों के समाधान में शस्त्रीकरण को अहम माना जा रहा था। कई अवसरों पर बड़ी शक्तियों के प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी। ये प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी। जैसे रूस, जर्मनी, फ्रांस।
जैसे रूस, जर्मनी, फ्रांस, ये पुनः है। पुनः ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए भी सैन्य तैयारियां जोरों पर थी। मतलब क्या है कि अब किसी को उपनिवेश चाहिए और उसको अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। उसको ये लगता था कि हम कमजोर हैं, तो उसका क्या था कि अब हमें अपनी सेना बढ़ानी चाहिए, तो सेना बढ़ाओ। किसी की प्रतिष्ठा चली गई और दोबारा वापस नहीं आ पा रही है, तो क्या था, सेना बढ़ाओ। हर प्रश्न का उत्तर सेना बढ़ाओ, शस्त्र बढ़ाओ। तो सैनिककरण पे शस्त्रीकरण का बहुत ज्यादा बल था। 1870 से 1914 के काल को यूरोपीय राजनीति में सशस्त्र शांति का काल माना गया है। अब इसके बाद हम लोग साराओ हत्याकांड पे देखते हैं। साराओ हत्याकांड, जो कि एक तात्कालिक कारण भी बन गया था प्रथम विश्व युद्ध का। बोस्निया के शहर साराओ में ऑस्ट्रिया युवराज फर्डिनेंड की हत्या गैबीरोलो प्रिंसेप नामक क्रांतिकारी द्वारा की गई। ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया ने इसे सर्बिया की कार्यवाही माना और सर्बिया को एक अल्टीमेटम दे दिया, जिसमें निम्नलिखित शर्तें शामिल थी। क्या क्या शर्तें थी? दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही, मतलब वो दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा, क्रांतिकारी संगठनों पर प्रतिबंध लगाएगा, प्रतिबंध तथा ऑस्ट्रियाई है। ऑस्ट्रियाई अधिकारी पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए सर्बिया आएंगे इत्यादि। रूस के समर्थन से सर्बिया ने अंतिम शर्त को मानने से इनकार किया। वहीं जर्मनी ने प्रत्येक स्थिति में ऑस्ट्रिया को सहयोग का आश्वासन दिया और 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। इसके पश्चात रूस ने सेना को तैयार होने का आदेश दिया। जर्मनी ने रूस को सैन्य तैयारियां रोकने को कहा, तो फ्रांस ने रूस का समर्थन कर दिया। अब यहाँ सब क्या मतलब, यानी कहा जाता था कि यूरोप युद्ध के बारूदों पर कह सकते हैं, बारूदों को घेर कर बैठा हुआ था। जब विस्फोट हो जाए, इतने सारे हथियारों की प्रतिस्पर्धा, नौसेना, तो कभी न कभी उसका यूज भी होगा, और यही हुआ भी। इसके पश्चात रूस ने सेना को तैयार होने का आदेश दिया। अब युद्ध होने के कगार पे पूरा विश्व आ गया है। जर्मनी ने रूस को सैन्य तैयारियां रोकने को कहा, तो फ्रांस ने रूस का समर्थन किया। जर्मनी ने पहले रूस पर, फिर बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर आक्रमण किया। बेल्जियम सुरक्षा कारणों से ब्रिटेन से जुड़ा हुआ था, अतः ब्रिटेन भी युद्ध में शामिल हो गया। अब देख रहे हैं कैसे कैसे एक से बड़े एक राष्ट्र अब युद्ध में शामिल होते चले जा रहे हैं। इसमें अगर आपको ये मैप देखिए, यहाँ रूस है, ये बोस्निया है, ये बोस्निया इधर, ये सर्बिया, ये सर्बिया, इसके ऊपर ही कहीं ऑस्ट्रिया, और इधर कहीं जर्मनी, और जर्मनी के एकदम बगल में फ्रांस। ये क्या है? फ्रांस है। तो जर्मनी क्या कर रहा था? रूस को रोक रहा था। लेकिन फ्रांस बोलता था नहीं, ठीक कर रहे हो। फ्रांस इसके सपोर्ट में था, लेकिन जर्मनी सपोर्ट में रूस के नहीं था, और फ्रांस क्या था? इसके सपोर्ट में था।
तो पुराना मामला इसमें आ गया, जैसे जो गुट बन रहे थे, हथियारों की प्रतिस्पर्धा चल रही थी, प्रतिष्ठा का जो प्रश्न था, मोरक्को का तनाव जो था, यानी अब बहुत सारी चीजें हैं जो फ्रांस के सामने भी आ रही थी और जर्मनी के सामने भी आ गई थी। फ्रांस और जर्मनी के सामने बहुत सारी ऐसी चीजें सब आने लगी थी। तो अगर जहां पे जर्मनी इसका सपोर्ट नहीं कर रहा था, वहीं फ्रांस इसका सपोर्ट कर रहा था। हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की ने रूस के विरुद्ध या जर्मनी के पक्ष में युद्ध में शामिल होने की घोषणा की। अब यहाँ देखिए, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की भी रूस के पक्ष में क्या आ गया, जर्मनी रूस के विरुद्ध और जर्मनी के पक्ष में युद्ध में शामिल होने की घोषणा की। और 1915 में इटली ब्रिटिश गुट में शामिल भी हो गया। 1915 में इटली भी ब्रिटिश गुट में शामिल हो गया। 1917 में अमेरिका ब्रिटिश गुट में शामिल हुआ तथा 1917 में ही रूस मार्क्सवादी क्रांति के कारण विश्व युद्ध से अलग हो गया। अब यहाँ पे हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की ये सब रूस के विरुद्ध में और जर्मनी के पक्ष में युद्ध में शामिल हो गए। 1915 में इटली भी ब्रिटिश के गुट में शामिल हो गया और 1917 में अमेरिका ब्रिटिश गुट में शामिल हो गया और 1917 में ही मार्क्सवादी क्रांति के कारण विश्व युद्ध से कौन बाहर हुआ, रूस। रूस क्या हुआ, मार्क्सवादी क्रांति के कारण विश्व युद्ध से अलग हो गया। तो इसमें आप लोगों ने देखा कैसे एक एक राष्ट्र विश्व युद्ध में अपने अपने गुटों में एक एक गुट में शामिल होते चले जा रहे थे और ये एक विश्व युद्ध का रूप धारण कर ली। इस क्लास में बस इतना ही। अब अगले क्लास में हम देखेंगे कि इसके क्या क्या प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम निकल के आए और आगे उसके बाद हम पढ़ेंगे वियना सम्मेलन और वियना सम्मेलन कहाँ तक उत्तरदायी था द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हम अगले पार्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। चैनल में अगर आप नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।